अस्सलाम अलैकुम दोस्तों मुसल्लह इस्लामी धड़े या हम इनको बागी भी कहते हैं। हयातुल तहरीरुल शाम की क़यादत में बहुत सारे छोटे बड़े बागी ग्रोहों ने सिर्फ 11 दिनों में हल्ब, हमा, हम्स और दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। यूं 13 साल खाने जंगी के बाद शाम पर बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई और अब शाम पर हयातुल तहरीर अल शाम की हुकूमत है, जो कि 2016 तक अलकायदा का एक हिस्सा था। लेकिन अलकायदा की शोहरत जो कि आम लोगों में खौफ होता था अलकायदा के नाम को लेकर। अलकायदा आम लोगों पर जुल्म करते थे और अक्सर आम लोगों को कत्ल करते थे। लिहाजा हयातुल तहरीर अल शाम ने अलकायदा से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अगरचि जहादी ग्रुप STS का दावा है कि वो आज़ाद है और किसी बैरूनी इदारे से मुंसलिक नहीं है और ना ही इस ग्रोह के कोई आलमी इत्तेहादी है। लेकिन दोस्तों अमेरिका, तुर्की और थोड़ी बहुत इसराइल से भी इस ग्रुप के अच्छे खासे ताल्लुकात है। लेकिन दोस्तों अमेरिका और तुर्की STS को आलमी दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल चुके हैं। दोस्तों STS के सरबराह अबू मोहम्मद जुलानी है, जो कि 1982 में सऊदी अरब के शहर रियाद में पैदा हुए। इनका असली नाम अहमद हुसैन है। सऊदी अरब में इनके वालिद एक पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 1979 में उनके वालिदैन वापस शाम आए। अबू जुलानी 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ अलकायदा में शामिल हुए और जल्द ही इराक में अलकायदा के सरगर्म रहनुमा अबू मुसअब के करीबी साथी बन गए। लेकिन दोस्तों 2006 में अबू मुसअब की हलाकत के बाद अबू जुलानी इराक से लिबनान फरार हो गए और 2007 में अबू जुलानी को इराक में अमेरिकी अफवाज गिरफ्तार करते हैं और कुछ अरसे कैद में रखने के बाद 2008 में इनको रिहाई मिलती है और वो दाइश में शामिल होते हैं। दोस्तों 2011 में शाम में खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए अबू बकर अल बगदादी ने अल जुलानी को शाम भेजा ताकि दौलत इस्लामिया की एक मकामी शाख शाम में खोली जा सके और उन्होंने अलकायदा की एक शाख खोली जिसका मकसद सदर बशार अल असद के खिलाफ जंग था। इस ग्रुप का नाम अल नुसरा रखा गया, जो कि एक शिद्दत पसंद ग्रोह थी जिसने शाम और इराक में कई सौ हमले करके आम शहरियों को हलाक किया था। अल नुसरा की क़यादत संभालने के बाद अल जुलानी की ज़ाती मालूमात को इतना खुफिया रखा गया कि ग्रोह के अक्सर अरकान तक को भी अपने सरबराह के बारे में कुछ पता नहीं था। 2011 से 2016 तक अल नुसरा अस्करी एतबार से ताकतवर हुई थी। लिहाजा 2016 में अल जुलानी ने ऐलान किया कि अब से अल नुसरा का अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं। 2017 में अल नुसरा को हयातुल तहरीरुल शाम के नाम से एक नई इत्तेहाद की शक्ल दी गई, जिसमें दीगर तंजीमें भी शामिल थी और उनके सरबराह अबू मोहम्मद जुलानी थे। 2021 में जुलानी ने कहा कि उन्होंने अलकायदा की आलमी जिहादी नजरिए को तर्क कर दिया है और अब उनका मकसद शाम में सिर्फ बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा है और मुल्क में इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम करना है। दोस्तों जुलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम अलकायदा में थे तब भी यूरोपीय और अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने के खिलाफ थे और हमने कभी ऐसा नहीं किया। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी हुकूमत भी अल जुलानी को दहशतगर्द करार दे चुकी है और इनकी गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। लेकिन कुछ ममालिक अब जुलानी को आलमी दहशतगर्द के फहरिस्त से निकालने की बातें कर रही है ताकि जुलानी को शाम में हुकूमत करने में कोई मसला ना हो। दोस्तों 23 नवंबर को हलब से शुरू होने वाला बागी कार्रवाइयाँ 8 दिसंबर को दमिश्क पर कब्जे करने के बाद ख़त्म हुआ। रूस और ईरान की मदद से असद ने 2011 से बगावत करने वाले बागी गिरोह को कुचलकर अपनी दौर इख्तिदार को वसअत देने में कामयाब रहे थे। रूस ने अपनी फ़िज़ाई ताकत का इस्तेमाल की, जबकि ईरान ने शाम में अपनी फौजी एडवाइजर्स और एहलकार भेजे। लिबनान से शामी मलेशिया हिजबुल्लाह ने शाम में अपनी जंगजू तालात की, मगर इस बार ये सब नहीं हो सका। शाम के इत्तेहादी अपने खुद के मसाइल में मसरूफ़ थे। इत्तेहादियों की मदद के बगैर शामी दस्ते बागियों को रोकने में नाकाम रही। बाद मकामात पर शामी फौजियों ने बागियों को रोकने की ही कोशिश नहीं की। पहले बागियों ने हलब पर कब्जा किया, जो कि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इन्हें बहुत कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और फिर कुछ दिनों में हम्स जैसे अहम शहर भी बागियों के हाथों चले गए। दमिश्क तनहा रह गया था और 8 दिसंबर को बागी दारुल हुकूमत में दाखिल हुए और असद हुकूमत का खात्मा हुआ। असद ख़ानदान के 53 साला दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ।
یہ تبدیلیاں خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دے گی۔ خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ شام ایرانی اور حزب اللہ کے بیچ رابطوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہیں سے ایران حزب اللہ کو اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ ایک سال سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کمزور ہو رہی ہے اور اس کے کئی بڑے لیڈرز کمانڈرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، ترکی شام میں باغیوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ترکی کے مرضی کے بغیر شام میں یہ ساری بغاوتیں ممکن ہی نہیں تھی۔ کئی لوگ اسد حکومت کے خاتمے پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ دوستو، ایس ٹی ایس کی جڑیں القاعدہ سے ملتی ہے اور ان کا ایک پرتشدد ماضی بھی ہے۔ کئی برسوں کے دوران اس گروہ نے خود کو شام کی ایک جنگی طاقت کے طور پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی کئی لوگ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے۔ انہیں تشویش ہے کہ ایس ٹی ایس حکومت گرانے کے بعد وہ آگے کیا کریں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔